हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफएन सेट के पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपकी यूनिट नंबर 3 है कॉमर्स की, ठीक है। एंड ये यूनिट आपकी पेपर टू मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही यूजफुल रहेगी। तो पेपर टू कॉमर्स एंड पेपर टू मैनेजमेंट दोनों के ही स्टूडेंट्स इस यूनिट का बेनिफिट ले सकते हैं। कमिंग टू आज का हमारा 24th लेक्चर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, वो है लॉ ऑफ सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लॉ। आपको यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लॉ की एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो अगर लॉ समझा हुआ रहेगा तो आंसर आउट करना बहुत ही इजी पड़ता है, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि पेपर अब बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पेपर वन की ये सारी की सारी यूनिट्स एंड पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स सारी की सारी कवर्ड है। इन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहिए वहां से जाके जो भी यूनिट आपकी बची हुई है कवर करना, वो आप अच्छे से यहाँ से जाके कवर अप कर सकते हो, राइट। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ उन सब के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहिए वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं, या मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई अपडेट्स आती हैं, या जैसे मुझे कुछ शेयर करना होता है, जैसे मैंने आज ही सुबह को PYQ शेयर किए थे आप सबके साथ, राइट। तो वो सब मैं टेलीग्राम पर आप सबके साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ। तो चाहिए उस चीज़ का भी वहाँ से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑन लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। अब जब भी कोई लॉ होता है ना, उसके हमेशा कितने पार्ट्स रहते हैं? 6 पार्ट्स रहते हैं। कितने पार्ट्स रहते हैं? 6, ठीक है। 6 कैसे? सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड होता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ यानी डेफिनेशन, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ यानी कि डेफिनेशन, लेकिन लॉ में कभी भी डेफिनेशन नहीं बोलते, वहां पे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। थर्ड चीज होती है लॉ के अजम्पशंस। फोर्थ चीज होती है वो लॉ का शेड्यूल। फिफ्थ चीज होती है वो लॉ की कोई डायग्राम हो, ठीक है। और सिक्स्थ चीज होती है वो लॉ के एक्सेप्शंस, ठीक है। तो ऐसे 6 पार्ट्स में हर एक लॉ को डिवाइड कर दिया जाता है इकोनॉमिक्स में, राइट। तो एक एक करके देखेंगे सप्लाई क्या होता है। ये ऑलरेडी मैं लास्ट 2 लेक्चर से आप लोगों को कवर अप करा रही हूँ, राइट। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन सभी पार्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको एक अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। लॉ का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कौन थे जिन्होंने लॉ ऑफ सप्लाई दिया था? तो वो थे आपके प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। कहाँ पे उन्होंने लॉ ऑफ सप्लाई दिया था? उन्होंने लॉ ऑफ सप्लाई दिया था अपनी बुक में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये बुक कब आई थी? 1890 में। आपको याद रखना है कौन थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। लॉ ऑफ सप्लाई दिया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। किस में दिया था? तो अपनी एक बुक में दिया था, जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और कब आई थी ये बुक? 1890 में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? ये लॉ एक्सप्लेन करता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या आपस में संबंध है, वो ये लॉ हमें बताता है, ठीक है। आई होप इंट्रोडक्टरी पार्ट इस लॉ का आप सबको अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, जो सेकेंड पार्ट होता है लॉ का, वो हमेशा क्या होती है? उस लॉ की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आप सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन भी बोल सकते हो, बट ट्रस्ट मी, लॉ है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम इसको डेफिनेशन नहीं बोलते। हम डेफिनेशन के जगह पे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सब चीजों को अगर हम कांस्टेंट रखें तो हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिए। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस जितनी ज्यादा होगी, सप्लाई भी हम उतनी ही
ज्यादा करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम है, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड, तो हम लोग सप्लाई भी अपनी क्या कर देंगे, हम अपनी सप्लाई भी कम कर देंगे। सिंपली क्या बोल रहा है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट क्या है, प्राइस और सप्लाई के अलावा बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं उन सबको कांस्टेंट रख दो। अब आप पूछोगे मैम बाकी कौन सी चीजें हैं जिनको कांस्टेंट रखे, तो लास्ट जो 23rd लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कराया था, राइट, जिसमें मैंने आपको बताया था प्राइस होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, वेदर कंडीशंस हो गया, राइट, लेबर की सप्लाई हो गई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, तो ऐसे करके बहुत सारे और भी प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपके सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलती है, प्राइस को सिर्फ चेंज करो और बाकी जितने भी प्राइस के अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है उन सबको हमें क्या रखना है, उन सबको हमें कांस्टेंट रखना है। याद रखिएगा, सिर्फ प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है जो आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज लेक्चर बाय लेक्चर देखा कीजिए ताकि आपको क्लैरिटी आए, राइट। तो बाकी सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखें तो क्या देखने को मिलेगा, तो ये रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो एज अ सेलर मैं ज्यादा सप्लाई करूंगी, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर प्राइस कम होगा तो एज अ सेलर मुझे प्रॉफिट कम होगा, इसलिए मैं आज की डेट पे सप्लाई भी कम करूंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब हुआ, ये जो स्टेटमेंट है ये हमें क्या बता रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। उस दिन भी मैंने समझाया था, जब फर्स्ट लेक्चर लिया था सप्लाई का, 22nd लेक्चर जो इकोनॉमिक्स का था उसमें मैंने समझाया था सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट क्यों है, देखिए दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, जब भी दोनों एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं दोनों ही या तो बढ़ रहे हैं या तो घट रहे हैं, तो उसे हम ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, आपको याद रखना है डायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। एस क्या है यहाँ पे, सप्लाई, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। एस क्या है, सप्लाई, एक्स क्या है, कोई भी कमोडिटी जिसको भी आप सेल या करना चाहते हो, एफ क्या है, फंक्शन, पी क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, तो सिंबॉलिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, आई होप ये जो स्टेटमेंट ऑफ लॉ है ये क्लियर है। सिंपली स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता है, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम, यानी प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, आई होप ये जो लॉ की स्टेटमेंट है ये अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू थर्ड पार्ट जो कि है अजम्पशंस ऑफ द लॉ। हर लॉ की कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती है, इन अजम्पशंस के बिना ये लॉ प्रूव ही नहीं हो सकता है। रियल लाइफ में अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ प्रूव करना है तो आपको उसकी अजम्पशंस को फुलफिल करना ही पड़ेगा। अगर आप अजम्पशंस फुलफिल नहीं करते हैं तो वो लॉ फुलफिल नहीं होगा। और हमने पीछे ही स्टेटमेंट में देखा था ना, अगर आपको याद हो, स्टेटमेंट में स्टार्टिंग के वर्ड्स क्या थे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, है ना, तो वो अदर थिंग्स जिनको कांस्टेंट रखना है वो क्या है, वो मेरी अजम्पशंस है। इन सारी की सारी चीजें आप देख सकते हो, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेशनल कंडीशंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, अदर फैक्टर्स, इन सबको मुझे क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। इन सब में कोई भी चेंज नहीं लेके आना है अगर मुझे मेरे लॉ को प्रूव करना है। तो अगर मुझे लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव करना है तो सब फैक्टर्स को, सब डिटर्मिनेंट्स को जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उन सबको आप क्या रख लो, उन सबको आप कांस्टेंट रख लो। और
प्राइस और सप्लाई का सिर्फ रिलेशन देखो। क्या बोल रहा है, प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप आप कभी देख पाओगे जब आप क्या करोगे, जब आप बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स जैसे कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, नेचुरल कंडीशंस हो गया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस हो गया, अदर फैक्टर्स हो गया, इन सब में अगर आप कोई चेंज नहीं करोगे, इन सबको अगर आप कांस्टेंट रखोगे तो ही आप क्या कर पाओगे, प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप देख पाओगे, यानी तभी ही आप लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव कर पाओगे, राइट। अब आप पूछोगे मैम स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है, तो ये सारे जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब मैंने लेक्चर नंबर, लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 23 है ना, उसमें मैंने डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ समझाया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई समझाया था, वहां में मैंने ये सारे डिटर्मिनेंट्स कवर किए थे डिटेल में, राइट। तो उसको जाके देखिए, उसको पहले देखिए, फिर 24th लेक्चर यानी लॉ ऑफ सप्लाई पे आइए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक लेक्चर इंटरकनेक्टेड होता है, राइट। अब मैं एक एक को फिर से डिटेल में तो नहीं समझा सकती हूँ, बट वहां पे मैंने डिटेल में बताया था हर एक फैक्टर। तो यहाँ पे अजम्पशन क्या बोलता है, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स को, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उन सबको कांस्टेंट रख दीजिए, तभी ही आप प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप देख पाओगे, तभी ही आप लॉ ऑफ सप्लाई को प्रूव कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये जो अजम्पशंस है ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ द लॉ जो कि है लॉ का शेड्यूल। शेड्यूल कैसे है, सपोज यहाँ पे एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स और दूसरी तरफ है सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। अगर प्राइस 10 रुपीज है तो सप्लाई कितना कर रही हूँ मैं आज की डेट पे 100 kg। अगर प्राइस बढ़ गया 10 से 20 हो गया तो मैंने अपनी सप्लाई भी बढ़ा दी, 100 से 200 kg कर दी। फिर प्राइस 20 से 30 हो गया तो देखो मैंने सप्लाई भी फिर बढ़ा दी, 200 से 300 kg कर दी, है ना। फिर 30 से 40 हो गया तो सप्लाई फिर से बढ़ गई, 300 से 400 kg, है ना। फिर 40 से अगर 50 हो गया तो सप्लाई कैसी हो गई, 400 से 500 kg हो गई। यानी सिंपली मैं बोलूं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे एज अ सेलर मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी सप्लाई बढ़ाती जा रही हूँ। पहले प्राइस 10 था तो मैं 100 kg सप्लाई कर रही थी, जैसे प्राइस 10 से 20 हो गया तो मैंने अपनी सप्लाई भी 100 से बढ़ा के 200 कर दी, राइट। यानी सिंपली देखा जाए तो सप्लाई शेड्यूल क्या दिखा रहा है, जितना प्राइस ज्यादा होगा वैसे वैसे एज अ सेलर एज अ सप्लायर मैं अपनी सप्लाई बढ़ाती जाऊंगी, राइट। इसी को हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हो ये जो पूरा शेड्यूल है ना, इसी को मैंने इस डायग्राम में प्लॉट किया है। आप देख सकते हो ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, है ना, और ये 0 आपका ओरिजिन है, राइट। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड जो कि इन केजीज है, और दूसरी तरफ है वाई एक्सिस जिसपे आपका प्राइस कैसा है, रुपीज में है। आप पीछे देख सकते हो डायग्राम, जब हमने शेड्यूल देखा था प्राइस क्या है आपका 10 to 50 है ना। तो देखिए वाई एक्सिस पे 10 to 50 प्राइस में लिख दिया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड कैसा था 100 to 500 था, तो मैंने यहाँ पे 100 से लेके 500 को प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब इसको प्लॉट कीजिए, 10 रुपीज पे आप कितना सप्लाई कर रहे थे 100, है ना, तो यहाँ पे डॉट आ गया। 20 रुपीज पे आप कितना सप्लाई कर रहे हैं 200 kg, तो यहाँ पे डॉट हो गया। 30 रुपीज में आप कितना सप्लाई कर रहे हैं तो 300 kg, तो यहाँ पे डॉट हो गया। ऐसे कर करके आपकी क्या बन जाएगी, आप इन सबको मार्क कर लीजिए पॉइंट्स को, तो आपकी बन जाएगी सप्लाई कर्व। ये जो एसएस कर्व है, इस कर्व का नाम क्या है, इस कर्व का नाम है सप्लाई कर्व। ये जो एसएस कर्व दिख रही है आपको, ये देखिए ये जो एसएस कर्व दिख रही है, ये इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं सप्लाई कर्व, जो हमेशा कैसे स्लोप करती है, ये कर्व हमेशा स्लोप करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पे स्लोप करती है, हमेशा याद रखिएगा, जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा कैसे स्लोप करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सप्लाई कर्व हमेशा याद रखिएगा, सप्लाई कर्व हमेशा कैसे स्लोप करती है, तो सप्लाई कर्व हमेशा स्लोप करती है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए ऊपर की तरफ जा रही है ना, जैसे जैसे क्या दिखा रही है ये सप्लाई कर्व, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है ना। जैसे जैसे इधर प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इधर मैं सप्लाई भी बढ़ाती जा रही हूँ। तो सिंपली सप्लाई कर्व भी क्या प्रूव कर रही है कि जैसे जैसे एज ए सेलर एज ए सप्लायर में प्राइस बढ़ा, मुझे प्राइस ज्यादा मिलेगा मार्केट में, मैं वैसे वैसे अपनी सप्लाई बढ़ाती जाती हूँ, राइट।
अब कमिंग टू हम लोगों ने सप्लाई कर्व भी देख ली है ना, फिफ्थ पार्ट जो था सप्लाई का उससे भी प्रूव कर लिया इस लॉ को। अब कमिंग टू एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ द लॉ, जो कि है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस का मतलब ही क्या होता है, ऐसी कौन सी जगह जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई तो सिचुएशंस होंगी ना जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है? तो सबसे पहली जगह है सप्लाई ऑफ लेबर। सेकेंड है एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लागू होता है। अगर किसी को अर्जेंट नीड है कैश की किसी सप्लायर को तो भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता। अगर आप पेरिशेबल गुड्स सेल करते हो तो भी आपके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता। अगर आप रेयर गुड्स सेल करते हो तो भी आपके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता। कैसे? अब एक एक को ना डिटेल में समझते। जैसे कि सपोज पहली चीज है सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम और एक शेड्यूल दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अगर सपोज आपको वेज रेट पर आवर मिल रहा है 100 रुपीज, ठीक है, तो आप कितने घंटे काम कर रहे हो? एक दिन में 5 घंटे काम कर रहे हो, तो टोटल आप कितना कमा के जाओगे? 100 इंटू 5 है ना, 100 इंटू 5 टोटल कितना आएगा आपका? 500 रुपीज आप वेजेस में लेके जाओगे। वही अगर वेज रेट 100 से बढ़ा के मैं 200 कर दूं और नंबर ऑफ आवर्स भी मैं आपके बढ़ा दूं 5 से 7, तो क्या हो जाएगा? 200 इंटू 7 आपका टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? 1400, राइट। वैसे ही सपोज मैंने और आपका वेज रेट बढ़ा दिया, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मैंने आपका वेज रेट और बढ़ा दिया, अब जाके मैंने आपका टाइम कम कर दिया ना। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप स्टार्टिंग में किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगते हो तो आपको कम पगार मिलती है और आपको काम कराया जाता है। फिर जब आप मिड लेवल पे आ जाते हो, मेच्योरिटी लेवल पे आ जाते हो, तो आपकी पगार वो लोग बढ़ा देते हैं और आपका काम भी बढ़ा देते हैं, राइट। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आप एकदम एक्सपर्ट बन जाते हो अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, तो उस केस में क्या होता है? फिर से आपकी पगार बढ़ा देते हैं, लेकिन आपके नंबर ऑफ आवर्स को कम कर देते हैं। 7 से 6 कर दिया ना, नंबर ऑफ आवर्स कम कर दिए, लेकिन पगार तो आपकी फिर भी बढ़ा दी है क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो गए हो, है ना। तो फिर 300 इंटू 6 तो 1800 ऐसे करके। अब इसी को ना मैंने इस कर्व में डायग्राम में प्लॉट किया, आप देख सकते हो। एक्स एक्सिस पे क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर। वाई एक्सिस पे क्या है? वेजेस रेट पर आवर, ठीक है। वेजेस रेट पर आवर कितना है? 100, 200, 300, उसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। और सप्लाई ऑफ लेबर कितना है? सप्लाई ऑफ लेबर कितना है? 5, 6, 7 आवर्स, है ना, 5, 6, 7। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? 5 आवर्स पे आपको कितनी वेजेस मिल रही है? 100। 6 आवर्स पे आपको कितनी वेजेस मिल रही है? 6 आवर्स पे आपको वेजेस मिल रही है, यहाँ पे देखेंगे तो 1800 है ना, 300 पर आवर, है ना। और 7 आवर्स पे आपको वेजेस कितनी मिल रही है? 200। यहाँ पे जो आपकी सप्लाई कर्व होती है इन केस ऑफ लेबर, वो कैसी रहती है? वो बैकवर्ड बेंडिंग होती है। आप देखेंगे जैसे मेरा टाइम बढ़ा 500 से, मेरा टाइम बढ़ के 5 आवर्स से मेरा टाइम बढ़ के जब 7 आवर्स हुआ, आप ध्यान से देखिए, 5 आवर्स से मेरा टाइम बढ़ के 7 आवर्स हुआ, तो मेरी वेजेस भी बढ़ गई 100 से 200, है ना। क्यों? मेरा टाइम बढ़ गया तो मेरी पगार भी बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाते हो तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी पगार तो बढ़ से बढ़ जाती है, 200 से 300 तो हो गई, लेकिन आपका जो काम है अब वो कम हो जाता है। आप देख सकते हो पहले बढ़ रहा था, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, अब यहाँ पे जाके ये क्या हो गया? उल्टा डिक्रीज हो गया, पीछे की तरफ आ गई ना। यहाँ पे 200 से ये 300 पे आई है, लेकिन बैकवर्ड साइड में आई है, पीछे की तरफ आई है। आपकी कर्व ऐसे होके ऐसे गई है, पीछे की तरफ गई है वापस। तो हमेशा याद रखिएगा सप्लाई ऑफ लेबर हमेशा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई है। क्यों? क्योंकि जो लेबर की सप्लाई होती है उसकी जो कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग है। बैकवर्ड बेंडिंग क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप एज अ लेबर, आप जब भी एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग आप कहीं पे भी काम पे लगते हो तो स्टार्टिंग में आपको काम भी ज्यादा मिलता है, पगार भी कम मिलती है ना। 100 रुपीज सपोज मुझे स्टार्टिंग में पगार मिली, काम 5 घंटे करना है। फिर धीरे धीरे आपके क्या वो करते हैं वो लोग, पगार बढ़ाते जाते हैं, काम भी बढ़ाते जाते हैं, 5 से 7 घंटा कर दिया। फिर एक ऐसा टाइम आता है जब आप क्या बन गए हो? एकदम एक्सपर्ट बन गए हो, अब आपको एक्सपीरियंस आ गया, आपको नॉलेज आ चुका है, आप अपना काम एकदम अच्छे से कर रहे हो। तो उस केस में क्या कर देते हैं? फाइनली एक ऐसा स्टेज आ जाता है जब आपकी पगार तो बढ़ जाती है लेकिन आपका काम कम हो जाता है। 7 से उल्टा आपके 6 घंटे कर रहे हैं, यानी पहले से आपको कम काम
करना है लेकिन पगार भी आपको ज्यादा मिल रही है, तो उस केस में सप्लाई ऑफ लेबर क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। कैसे एक्सेप्शन है, क्योंकि सप्लाई क्या बोलती है, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। यहाँ पे सोच के देखिए, प्राइस तो बढ़ी ना 200 से 300, मेरी तो भाई पगार बढ़ गई, लेकिन मैंने अपना काम फिर भी कम कर दिया। अगर पगार बढ़ रही थी तो मेरे को अपना सप्लाई भी क्या करना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था, यानी मुझे नंबर ऑफ आवर्स भी अपने बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन उल्टा कम हो गए। कम क्यों हो गए, बिकॉज लेबर में हमेशा ऐसे ही होता है, जैसे जैसे आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अब आपको पैसे तो ज्यादा कमाने को मिलेंगे, लेकिन आप कम टाइम काम करके भी ज्यादा पैसे अर्न कर पाओगे, राइट। तो इस रीजन के वजह से लॉ ऑफ सप्लाई लेबर पे लागू नहीं होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व जो मैंने आपको डिटेल में समझाई है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आई होप ये जो फर्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर, ये एक्सेप्शन क्यों है, ये आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सेकेंड क्या है, एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स यानी कि जैसे सपोज भाजियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, है ना, ये सब एग्रीकल्चरल गुड्स है। तो इन केस में क्या होता है, इस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होती। क्यों, सपोज मेरे पास एक खेत है, वहां से मैं क्या लेके आई, सपोज मैं वहां से मेथी लेके आई, ठीक है। अब वो मेथी क्या है, अगर मैंने आज नहीं बेची तो कल वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, भले आज मुझे मार्केट में कम प्राइस मिलेगा, भले आज मुझे मार्केट में प्राइस कम मिल रहा है, फिर भी मैं अपनी सप्लाई ज्यादा करूंगी, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे आज के आज अपनी मेथी बेच के खत्म करनी है, अदरवाइज कल तो वो मेथी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, राइट। यहाँ हो सकता है क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं हो, कुछ भी रीजन हो सकता है एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में, जिसकी वजह से प्राइस कम मिलने पर भी मुझे अपनी सप्लाई को बढ़ा के ही रखना है, राइट। तो उस केस में एग्रीकल्चरल गुड्स पे सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। लेकिन एग्रीकल्चरल गुड्स के केस में देखिए, प्राइस कम भी होगा तो भी मेरे को अपनी सप्लाई ज्यादा ही रखनी है, बिकॉज अदरवाइज एग्रीकल्चरल गुड्स अगर मैंने रख भी दिया अपने पास तो वो खराब हो जाएंगे, और क्योंकि खराब हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा मेरा लॉस हो जाएगा एज ए सेलर। तो उस लॉस से बचने के लिए इवन तो मुझे आज कम प्राइस पे भी बेचना पड़ेगा तो भी मेरे को अपनी सप्लाई वैसे ही रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का, वो है अर्जेंट नीड ऑफ कैश। अगर एज अ सप्लायर मुझे आज के आज पैसों की नीड है और मुझे अपने गुड्स का जो प्राइस है ना मार्केट में वो कम मिल रहा है, प्राइस क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। बट उल्टा कर रही हूं मैं, उल्टा मैंने सप्लाई बढ़ा दी, प्राइस कम है फिर भी मैंने सप्लाई बढ़ा दी। क्यों, क्योंकि मुझे आज के आज पैसों की नीड है, तो मैं तो क्या सोचूंगी, हम बोलते हैं ना, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन बर्ड टू इन बुश, है ना। तो ये वही बात हो गई कि अगर मुझे आज के आज ऐसे सप्लाई पैसों की नीड है तो भले कम प्राइस पे तो कम प्राइस पे, लेकिन फिर भी मैं अपनी सप्लाई बढ़ा के रखूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे नीड है कैश की, ठीक है। तो अर्जेंट नीड होती है अगर किसी को कैश की, तो उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट। इनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, जैसे कि मिल्क हो गया, या आप बोल सकते हो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिशेस, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स है पेरिशेबल गुड्स की, है ना। इनमें भी क्या होता है, इनमें भी सेम चीज होती है, प्राइस कम भी होगी तो भी आप अपनी सप्लाई ज्यादा ही रखोगे। कैसे, से फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्रूट्स बेचती हूँ, ठीक है। आज की डेट में मुझे दिख रहा है मेरे फ्रूट की कीमत मार्केट में कम है, लेकिन फिर भी मैं सप्लाई ज्यादा ही रखूंगी। क्यों, क्योंकि मेरे कुछ कैसे है, पेरिशेबल है फ्रूट्स, अगर मैंने आज नहीं बेचे तो कल तो खराब होते जाएंगे, धीरे धीरे खराब होते जाएंगे टाइम के साथ। तो बहुत जरूरी है कि मैं आज की आज ही इनको सेल करूं। तो इवन तो अगर मुझे आज प्राइस कम भी मिलेगा तो भी मैं अपनी सेल को ज्यादा ही रखूंगी, बढ़ा के ही रखूंगी, राइट। ज्यादा से ज्यादा आज ही सेल करने की कोशिश करूंगी। तो इसलिए पेरिशेबल गुड्स पे भी इस लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है, ठीक है। लास्ट है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स यानी कि जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि सपोज ओल्ड कॉइन्स हो गए, है ना, पुराने कॉइन्स, या सपोज मैं बोलूं कि पेंटिंग्स हो गई, है ना, रेयर पेंटिंग्स जैसे कि मोनालिसा वगैरह की पेंटिंग्स वगैरह। तो ये सब क्या होते हैं, रेयर गुड्स होते हैं, है ना। इनकी सप्लाई कभी भी चेंज हो सकती है क्या, रेयर गुड्स की खासियत क्या है, इनकी सप्लाई हमेशा कैसी रहेगी, इनकी सप्लाई हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, है ना। प्राइस कम भी मिलेगा या ज्यादा भी मिलेगा तो भी इनकी सप्लाई कैसे रहने वाली है,
कांस्टेंट रहने वाली है, इनकी सप्लाई कांस्टेंट रहेगी। अगर मुझे सपोज आज प्राइस ज्यादा भी मिल रहा है मार्केट में, प्राइस क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो क्या मैं मोनालिसा की और 2-4 पेंटिंग नई से पैदा कर सकती हूँ? क्या नहीं, एक ही पेंटिंग है, वो एक ही बिकेगी, भले ज्यादा प्राइस पे बिके लेकिन वो एक ही बिक सकती है, या कम प्राइस पे भी बिकेगी, तो वो एक ही पेंटिंग है जो मैं बेच सकती हूँ, राइट। तो उस केस में क्या होता है, रेयर गुड्स पे भी लॉ ऑफ रेयर गुड्स पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। लेकिन रेयर गुड्स क्या है, एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ सप्लाई, बिकॉज इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको प्राइस ज्यादा मिलता है या कम मिलता है, आप अपनी सप्लाई को चेंज ही नहीं कर सकते हो, आपकी सप्लाई कांस्टेंट है, आप रेयर गुड्स को पैदा ही नहीं कर सकते हो, तो उसकी प्राइस कम हो या ज्यादा हो, आपको उसी प्राइस पे उसको सेल करना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये जो सारे एक्सेप्शंस हैं वो आपको अच्छे से क्लियर है। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक्सेप्शंस मतलब ही क्या होता है, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है। इन सारे ही केसेस में, 5 ही केसेस में आप देख सकते हो, इवन दो प्राइस कम भी होगा तो भी आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, जबकि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस ज्यादा तो ही सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। लेकिन यहाँ पे सब सिचुएशन में हमने देखा उल्टा हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये सभी एक्सेप्शंस है टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। आई होप आपको एक्सेप्शंस क्लियर है, एंड यहाँ पे आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो अच्छे से कंप्लीट होता है, राइट। सो थैंक यू। आई होप आपको ये जो लेक्चर है जिसमें मैंने लॉ ऑफ सप्लाई बहुत डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है, डायग्राम्स के थ्रू, शेड्यूल्स के थ्रू एंड एग्जाम्पल के थ्रू, वो आपको अच्छे से क्लियर है, राइट। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।